आवाज आ रही ना सभी को? चलो। यस सर। तो मतलब क्या था कि जिम्बाब्वे में जब गोरों से आज़ादी मिली, वहाँ के लोगों को, आम नागरिकों को, तो जो माइनॉरिटी था उनका रूल ख़त्म हुआ, जो अल्पसंख्यक थे उनका शासन ख़त्म हुआ, और जो बहुसंख्यक थे वो शासन में आ गए। JNUPF करके जो एक पार्टी है, वहाँ की पार्टी, जिसने स्ट्रगल किया था किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, वो लगातार सत्ता में रही। फिर इट लीडर्स रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जब से देश आज़ाद हुआ था तब से वहाँ के एक रूलर रॉबर्ट मुगाबे करके हैं, उनने इसके ऊपर, उस देश के ऊपर आज़ादी के बाद से राज किया था। इलेक्शंस वेयर हेल्ड, ऐसा नहीं कि चुनाव हो नहीं रहे थे, चुनाव होते थे, ठीक है, हेल्ड रेगुलरली, ऑलवेज वन बाय JNUPF। ठीक है, लगातार इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन हर बार वही एक पार्टी इलेक्शन जीत जाती थी। President Mugabe was popular but also used unfair practices in election। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से वो जीत जाते थे, पॉपुलर तो थे ही, लोगों के बीच में भाई किसी ने स्ट्रगल किया है, अभी गांधी जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, उन वो पॉपुलर एक तरह से। लेकिन अगर कहें कि सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से हर बार जीत जाएं तो पॉसिबल नहीं। तो क्या है, तो उसमें कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस भी करते थे, कुछ गैर कानूनी चीज़ें जो कि ज़रूरी नहीं है, जो कि लोकतंत्र को नष्ट कर रही हैं, उनको करते थे। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम द अकाउंटेबल। क्या हुआ, संविधान में कई सारे बदलाव साल दर साल होते रहे, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ बदलाव में कर क्या रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पावर, मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर किसको दे सकें, उनको दे सकें, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट को दे सकें, या फिर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल कर सकें। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब। दूसरे पार्टी के जो लीडर्स थे उनको नुकसान पहुंचाया जाता था, ठीक है, उन लोगों को परेशान किया जाता था, उसके साथ साथ उनकी अगर कोई पब्लिक मीटिंग हो उसमें बवाल करा दिया जाता था, ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल। कोई भी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ अगर होगा तो उसको गैर कानूनी बता दिया गया और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है, ठीक है। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party version. There were independent newspaper. Government harassed those journalists who went against the government, ignored some court judgment that went against it, and pressurized judges. He was forced out of office in 2017। देखिए, जो इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि हमें पावर में रहना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, पावर में रहने के बाद भी ये क्या करते थे, कोई भी पब्लिक मीटिंग होने नहीं दे रहे हैं, प्रोटेस्ट होने नहीं दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। उसके बाद न्यूज़पेपर पपेट बने हुए थे, पालतू बने हुए थे किनके, सरकार के। वो न्यूज़पेपर हैं चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, सब जो पपेट बने हुए थे सरकार के, क्योंकि वो कोई भी, चाहे इतना गड़बड़ हो जाए, इतना घोटाला हो जाए, इतना गड़बड़ी पाई जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार से वो अगेंस्ट जाते ही नहीं थे गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज़ न्यूज़ में आपको कवर अप होते नहीं दिखेगा, ठीक है, ये एक चीज़ थी। फिर आगे बात करते हैं, फिर क्या है, जर्नलिस्ट क्या कहते हैं, जो लोग अगेंस्ट जाते थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। यहाँ तक कोर्ट में भी अगर कोई ऐसा फैसला हो जाए कि वो सरकार के खिलाफ है, तो वहाँ पे जज का तबादला कर देते थे, जज को बर्खास्त कर देते थे, निकाल देते थे। यहाँ तक उनने सब कुछ सेट करके रखा हुआ था और लगातार वो राज कर रहे थे, ठीक है, लगातार कंटिन्यूसली वो राज करते चले जा रहे थे। चलिए, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज़ नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। क्या है, जिम्बाब्वे का जो है वो जो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है वो हमें दिखाता है, shows the popular approval of the ruler is necessary in democracy but it is not sufficient। कि जो नेता है वो पॉपुलर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जाने, ये बहुत आवश्यक है लोकतंत्र में, लेकिन वो उतना ही काफ़ी नहीं है कि आप क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है उसको आप तार कर दें, लोकतंत्र का हत्या कर दें, ठीक है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक
भले ही बहुत पसंद करने वाली सरकार हो, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं उस सरकार को, लेकिन वो भी अलोकतांत्रिक हो सकती है। ठीक है, पॉपुलर लीडर्स कैन बी autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections. अगर हमें लोकतंत्र के बारे में देखना है तो हमको नेता की छवि नहीं देखनी है कि नेता किस तरह का है, नेता की छवि कैसी है, हमें देखना कि नहीं है, हमें देखना है उन लोगों को, हमें नेता या नेता की छवि को नहीं देखना है, हमें देखना किसे है, हमें देखना है वहाँ पे होने वाले इलेक्शंस को, कि वहाँ पे इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, वोटिंग कैसे हो रही है, वो कैसा है, लीगल तरीका है, इलीगल तरीका है, वो देखना ज़रूरी है। बजाय इसके कि हाँ हम क्या देखें, हम देखें कि हाँ वहाँ पे जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, उनके लीडर्स को देख के कह रहे हैं। ठीक है, अगर जब हम क्या कहते हैं चेक करना चाहें कि हाँ वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो देखने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसको देखने के लिए आपको करना पड़ेगा कि वहाँ के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उन इलेक्शंस में लीडर किस तरह से कोई इलीगल प्रैक्टिसेस ना कर सकें। ठीक है, ठीक है, इलीगल प्रैक्टिसेस ना कर सकें और किसी तरह से पैसे का या धन बल का या भुजबल का इन सब का इस्तेमाल ना कर सकें। अनलॉक हो गया देखो, ठीक है, उनका इस्तेमाल ना कर सकें, उन सभी का यूज़ ना कर सकें, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह का कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई पावर का इस्तेमाल कर रहा है, कोई पैसों का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को कन्विंस करने में, ठीक है, अनुभव हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को या? ठीक है, तो वहाँ पे आपको अगर देखना है तो जैसे बॉम्बे का एग्जांपल इसलिए लिया गया कि भले यहाँ पे सरकार जो है वो पॉपुलर है, लोग उसको पसंद करते थे क्योंकि उसने क्या किया, उसने सीधी सी बात है जो लोग सपरेशन कर रहे थे और जो लोग माइनॉरिटी में होकर के रूल कर रहे थे, लोगों को सता रहे थे, उनको हटाया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डेमोक्रेटिक हो गए, वो भी इस तरह के भी जो बहुत ज़्यादा जानने वाले बहुत ज़्यादा फेमस लीडर्स हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के समय और इलेक्शन के बाद की चीज़ों को देखना, क्या वो प्रकरण सही है या गलत। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिक्स political activity including political opposition in the period before election. This requires that the state should respect some of the basic right of the citizen. क्या है, लोगों के मौलिक अधिकार का हनन ना हो, लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको माना जाए, प्रोटेस्ट को करने दिया जाए, अपोजिशन है उसको भी काम करने दिया जाए। ये नहीं कि अपोजिशन है तो उसे आप सप्रेस करें, उससे आप बोलने का मौका न दें। इस तरीके करके आप क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। क्लियर समझ में? यस सर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज दिस रिक्वायर्स दैट स्टेट शुड रिस्पेक्ट बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। और जो देश है वो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार जैसे क्या है, जीने का, बोलने का, ठीक है, प्रोटेस्ट करने का, ये जो भी अधिकार दिए गए हैं क्या कहते हैं उसके तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, वो सारे अधिकारों का जो है कहीं ना कहीं संरक्षण हो। ठीक है, समझ में आया? अगर हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो अगर हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना तो हमको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से जाके हमें परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, हाँ हम आपको क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, प्लीज़ अलाउ मी टू क्रिटिसाइज़ यू। ठीक है, अगर हमें किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना है तो हमें उसके लिए परमिशन ना लेनी पड़े, या फिर हम क्रिटिसाइज़ अगर कर रहे हैं तो हमें उसके बेसिस पे कोई अरेस्ट ना करे, तब जाके डेमोक्रेसी है ना। लेकिन अगर आपको कोई आपके खिलाफ कोई बोल दे रहा है, आपकी कोई गलत नीतियों का को सामने ला रहा है और आप उसे जेल भेज दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप एक अलोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं। भले ही अपने आप को आप लोकतंत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक अलोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं। क्लियर? यस सर। या ओके। फिर
दिस देयर शुड बी अच्छा ठीक हो गया, दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टेक पॉलिटिकल एक्शंस। वो लोग आज़ाद हों, वहाँ के नागरिक आज़ाद हों किसी भी प्रकार के फैसले लेने के लिए, ठीक है, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और प्रोटेस्ट करने के लिए, अपोज करने के लिए, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाने के लिए, अपनी बात को लोगों के सामने रखने के लिए, उन सब चीज़ों का फ्रीडम उनके पास होना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। कानून के सामने चाहे प्रेसिडेंट हो देश का, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारा देश का आम नागरिक हो, सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। These rights must be protected by an independent judiciary whose order are obeyed by the everyone। और उसके साथ साथ जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, न्यायपालिका, ठीक है, जो न्याय का पालन करा रही है, जो न्याय संगत काम करना चाहती है, जो न्याय पालिका हमारी काम करती है कि हमारा जो भी कुछ वर्क हो रहा है न्याय संगत हो, कहीं ना कहीं उससे देश का फ़ायदा हो, उससे लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को ज़बरदस्ती किसी तरह से परेशान ना किया जाए, ठीक है, लोकतंत्र में किसी तरह से उन्हें परेशान ना किया जाए कि हाँ ज़बरदस्ती फालतू के केसेस में उनको जेल भेजा जा रहा है, बस खाली वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ये भी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की बनती है, ठीक है। whose order are obeyed, जुडिशियल सिस्टम शुड बी फ्री। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जुडिशियल सिस्टम मुफ्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। फ्री इन द सेंस मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप जाके केस करते हैं उसका जो पैसा लेते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो फ्री हो जाए, नहीं, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो जज है वो अंडर प्रेशर कोई जवाब ना दे, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के प्रेशर में काम ना करे, वो फ्री होकर के जजमेंट दे, तब जाके वो एक लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 5। हम इन मौलिक अधिकारों के बारे में और अच्छे से चैप्टर 5 पार्ट 5 में पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज़ रन। कई सारी कंडीशंस हैं कि किस प्रकार से सरकार, किस रूप में सरकार चलाई जा रही है। रन आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद कैसी सरकार चलाई जाए। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैनॉट डू वॉट एवर इट लाइक। ऐसा नहीं कि आपको इलेक्शन जिता दिया गया तो जो मर्जी आ रहा वो करो, जिसको भी मन होगा भगा दोगे देश से, जिसको भी मन होगा जेल में डाल दोगे। तो आपको अगर सरकार में आने का मौका जो है लोगों ने दिया है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करो, तब भी वो लोकतंत्र को खतरा ही है, ठीक है। यू कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन एन इलेक्शन, इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। हमें कुछ नियम कायदे कानूनों को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बस खाली इलेक्शन जीत गए हैं तो हमारा जो मर्जी आएगा वो हम करेंगे, मन होगा आग लगा देंगे, मन हो जो कुछ करेंगे, ठीक है। तो हमें नियम कायदे कानून भी मानना है, ठीक है। फिर इट पर्टिकुलरली इट हैज़ अ रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। और कोई भी फैसला लेने के पहले बाकायदे उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप अगर सत्ता में आ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं अपनी मर्जी से, मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। आपको उसके लिए बाकायदे बहस करनी पड़ेगी। बड़े डिसीजंस लेने के लिए आपको लगातार कंसल्ट करना पड़ेगा। अलग अलग जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनमें काम करने वाले सरकारी अफसर हैं, उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको क्या है कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ठीक है। एवरी ऑफिस बियर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। हर एक ऑफिस जो है, हर एक जो सरकारी कार्यालय है, उसको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं और कुछ जिम्मेदारी भी दी गई है, ठीक है। अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत वो काम कर सकते हैं, और जिम्मेदारी दी गई है कि हाँ किन किन लोगों की जिम्मेदारी आपके पास है। असिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको देने का अधिकार कौन देता, कौन है आपका, वो देता है आपको आपका संविधान, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ, जिसमें हम कानून देखते। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। ये सभी क्या हैं, ये सब गिने जाते हैं, ये सब देखे जाते हैं, लेकिन
ये ऐसा नहीं कि एकदम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अपने मन से जो मर्जी आया करेंगे। उनको भी काम करने के लिए सलाह या फिर कहीं ना कहीं जो है रूल बुक देखनी पड़ती है। रूल बुक कौन सी? वो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको देखना अतिशीघ्र आवश्यक है। क्लियर? वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4। हम उन नियमों के बारे में, उस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में पार्ट 4 में पढ़ेंगे। बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड द फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारे जो हमें उदाहरण देखने को मिले, ये सारी चीज़ें जो हमें बताई गई, इससे हमें एक चौथा और आखिरी जो है नियम किसके लिए? लोकतांत्रिक सरकार के लिए मिलता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार, रूल विद द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट। वो शासन करती है, लेकिन शासन करने के लिए उसके पास एक लिमिटेड क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया बनाया किसके द्वारा गया है? वो बनाया गया हमारे संविधान के द्वारा है, जिसमें हमारे आम लोगों के जो है नियम, कायदे, कानून और उनकी जिम्मेदारी भी आती है किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। ठीक है। समरी डेफिनेशन, लेट अस सम अप द डिसीजन सो फार। वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन। आइए कुछ डेफिनेशन को और थोड़ा समरअप करते हैं, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक हमने देखा है, उसकी बात की जा रही। ठीक है, देख लेते हैं ज़रा कितना है। ओके, मतलब 14 पेज तक है, बहुत समय। कल गायत्री देवी वीडियो ऑन करिए। कल आप ज्वाइन की थी गायत्री? आवाज ऑन करके बोलना पड़ेगा ना। बोले। यस सर। ज्वाइन किया था कल? यस सर। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। समरी डेफिनेशन। आइए सारांश समझते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में समझते हैं। लेट अस सम अप द डिसीजन सो फार। वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आइए इस डिसीजन को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, सिंपल डेफिनेशन को पढ़ते चले आ रहे हैं। किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रकार की सरकार है जिसमें जो है रूलर्स का, शासकों का चयन कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं, वहाँ की आवाम कर रही, वहाँ की जनसंख्या कर रही, वहाँ के आम नागरिक कर रहे हैं। We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key word used in it. हमें पता चला कि सिर्फ इतना ही डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है जब तक हम और मतलबों को, और चीज़ों को, और एस्पेक्ट्स को देख न लें। थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स वी वर्कड आउट ऑफ 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने इसके लिए लगभग कई सारे एग्जाम्पल्स की मदद ली, तब जाके हमें 4 फीचर्स मिले कि वो बेसिक फीचर्स होना आवश्यक है अगर आपको एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में सामने आना। अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, उसके तहत लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें रूलर्स एलेक्ट बाय द पीपल टेक ऑल द डिसीजन। जो शासक जिनका चयन आम नागरिक कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? बड़े बड़े फैसले लेने के लिए अलाउ किया गया है, परमिट है। Election offer a choice and fair opportunity to the people to change the current ruler। और इलेक्शन में डर होना चाहिए, सत्ता पक्ष में रहने वाले लोगों को डर होना चाहिए कि हाँ वो सत्ता से बाहर हो सकते हैं, और जो अपोजिशन में हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि हाँ वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी सरकार को डर नहीं होगा, और जब तक डर नहीं होगा तो फिर कोई सरकार सही से काम नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट, इसीलिए आज इंडिया में क्यों बात हो रही है कि इंडिया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लोकतांत्रिक सरकार गड़बड़ा रही। रीज़न क्या है? क्योंकि आज हमने अपोजिशन को जीरो कर दिया है, अपोजिशन है ही नहीं।
अपोज करती है, क्या करती, धरना प्रदर्शन कर देती जाके, ठीक है। लेकिन बीजेपी के पास इतने सारे मेंबर हैं कि उसको मेजॉरिटी मिल ही जाती है, और जितना अपोज करना है, तो जो भी मन में आ रहा है वो कर रही गवर्नमेंट। इसीलिए ज़रूरी है कि हमको अपोजिशन को भी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर अपोज नहीं करेगी, उसके पास अगर पावर नहीं रहेगी अपोज करने की, तो जो भी मन में आएगा सरकार के वो फैसले लेती रहेगी। तो अपोजिशन का भी होना आवश्यक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। ये चुनने का अधिकार और सत्ता में आने का अधिकार ये हर एक नागरिक के लिए हो, किसी एक विशेष के लिए नहीं, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, इक्वल बेसिस हो, सबको बराबर हो। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लेट्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। भले ही वो सरकार सत्ता में आ गई हो, भले ही वो सरकार आ गई हो, उससे क्या कहते हैं, पावर मिल गई हो, बट उसको रूल करने के लिए कई सारी चीज़ें लिमिट की गई हैं, लिमिटेड की गई हैं। किसके द्वारा? हमारे संविधान के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो लिमिट किया गया है। वो इसीलिए किया गया है, वो लिमिट इसीलिए किया गया है जिससे क्या हो सके, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना की जा सके। क्लियर? किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो सके, क्योंकि अगर सरकार के पास ये भी पावर दे दी जाए कि संविधान के बिना नियम माने आप सरकार चला सकते हो, तो होगा कि वो लोगों के जो हितों के लिए जो अधिकार, जो राइट्स बनाए गए हैं, अधिकार बनाए गए हैं, वो उनका भी हनन हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। अब बात करते हैं these 5 एग्जाम्पल ऑन वर्किंग और डिनायल ऑफ अ डेमोक्रेसी। आइए इन 5 उदाहरणों को पढ़ते हैं जिसमें एक लोकतांत्रिक सरकार काम कर रही है या उसको डिनाई कर रही है। मैच ईच ऑफ देम विद द रिलेवेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी डिस्कस्ड अबव। अब इसको जो है कहीं ना कहीं एक मैच करना है। चलिए पहले क्या है, रूल ऑफ लॉ। देखिए क्या है इसमें, किंग ऑफ भूटान हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल गाइड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सबसे नीचे वाले से आप मैच कर सकते हैं। नीचे वाले में क्या लिखा है, मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो बड़े बड़े फैसले किसके द्वारा लिए जाएंगे, इलेक्टेड लीडर के द्वारा लिए जाएंगे। ये वाला सही है, यही है ना भाई। फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन तो है नहीं, 1% 1 वोट 1 वैल्यू तो कोई है नहीं। रिस्पेक्ट्स ऑफ राइट, अधिकारों की बात तो यहाँ की नहीं गई है। रूल ऑफ लॉ, इसमें भी कोई बात नहीं, तो इसका मतलब वही मेजर डिसीजन वाला। चलिए, मेनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया वेयर नॉट गिवन द राइट टू वोट इन श्रीलंका। ठीक है, 1 person 1 vote 1 value। हाँ, इसमें मिलना चाहिए था, बट उनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। अगर इस तरह से होने लगे तो फिर हमारे देश में जो मुगल्स आए, हमारे देश में अरे आर्यन भी यहाँ के थे क्या, वो भी तो कहीं ना कहीं से आए हैं। इंडिया में कोई नहीं रहता था, सबसे पहले यहाँ पे आर्यन आए थे, फिर उसके बाद मुग़ल आए, फिर क्रिश्चियन आए, फिर जो है अलग अलग जो इस तरह से लोग आते चले गए। जो रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, हम लोग सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये भी बोला जाता है। तो उस हिसाब से तो इस देश का नागरिक ही कोई नहीं है। ठीक है, फिर इस देश की नागरिकता किसको मिलना चाहिए, गधे, घोड़ों और हाथियों को दे देना चाहिए। इंसानों के लिए तो नागरिकता थी ही नहीं फिर, क्योंकि हम लोग तो सब विदेशी हैं, फिर सारे लोग विदेशी। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पे 1 person 1 वोट वैल्यू देनी चाहिए। द किंग इम्पोज द बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड रैलीज। क्या है, रैली करने में और ये सब करने में, धरना प्रदर्शन करने में, सब में उनने क्या कर दिया, अब बैन लगा दिया। इसका मतलब क्या, फ्री और फेयर इलेक्शन वहाँ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पावर में, सत्ता में इसका बल का उपयोग करके क्या कहते हैं, जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द रिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है भाई, रूल ऑफ लॉ, नियम के अनुसार देखा कि हाँ भाई वहाँ पे बिहार में सरकार अल्पसंख्यक में है, उसके पास पावर नहीं है, उसके पास नंबर मेजॉरिटी नहीं है, तो इसलिए उस सरकार को भंग कर दिया गया, उसको संविधान सरकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट अ न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो कि बांग्लादेश में है, उनने माना कि जिस समय इलेक्शन हो रहा है
तो किसी पार्टी का रूल होने के बजाय एक न्यूट्रल हो, मीन्स हर एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स मिल करके एक राज बनाएं, ठीक है, वो रहें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे, इससे ये फ़ायदा होगा, अधिकारों का हनन नहीं होगा। क्लियर? तो उसको इसलिए किया गया जिससे क्या हो सके, कोई जो सत्ता में है अपने सत्ता के बल का उपयोग करके इलेक्शंस में किसी प्रकार के चेंजेस ना करे, इलेक्शन रिजल्ट को ना चेंज करने की कोशिश करे। क्लियर? Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज डेमोक्रेसी? एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन द मैडम्स लिंगडोज क्लास। इनके क्लास में बच्चे सब आर्ग्यूमेंट ही करते रहते हैं, टीचर से लड़ते रहते हैं, बड़े बदतमीज बच्चे हैं। शी हैज फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे थॉट डेमोक्रेसी व्हाट वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एवरीवन हैड समथिंग टू से। जब ये बात आती है कि क्या लोकतंत्र सबसे अच्छी सरकार, अभी इसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ डिबेट से देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे। तो आप ये समझिए अभी तक जितने भी रूलिंग हुई, चाहे वो हिटलर ने रूल किया, डिक्टेटरशिप हुआ, वहाँ पे देखो जर्मन के लोगों को जो नाजी थे उनको गोलियों से भूंज दिया जा रहा था, गैस चैम्बर में ले जा कर के गैस सूंघा के, जहरीली गैस सूंघा के मार दिया जा रहा था। वो छोटे छोटे बच्चों की नस्ल देखी जाती थी, जैसे आदमी गाय भैंस और जानवरों की नस्ल देखते ना, हाँ ये अच्छा है, अच्छे क्वालिटी का है, इसका कलर अच्छा है, ये देखा जाता है। वैसे ही इंसानों देखते थे, कहीं जर्मन की तरह दिखते हैं, आर्यन की तरह दिख रहा है, इसको देख लो, इसको ले लो, इसको जीवित रखो, और जो नहीं दिख रहा है उसको जाके गैस चैम्बर में मार लो कि वो जीव की तरह दिख रहा है, वो यहूदी की तरह दिख रहा है। तो हमने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखा जहाँ पे इस तरह से बुरी कंडीशंस बनी। हमने मोनार्कल रूल देखा, लुईस 16 फ्रांस का, ठीक है, लोग भूखे मर रहे थे, ब्रेड के दाम बढ़ाए जा रहे थे क्योंकि उनको अपनी सत्ता चलानी थी, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोग मर रहे हैं। हमने कम्युनिस्ट पार्टी का रूल देखा चाइना में। एक समय पर चाइना और भारत में, दोनों में देशों में एक साथ अकाल पड़ा था, भूखमरी पड़ी थी, लोग भूख से मर रहे थे। और जब लोग भूख से मर रहे थे तो चाइनीज़ सरकार बजाय इसके कि अपने लोगों को की जान बचाए, वो इस बात पे लगी हुई थी किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सके कि ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान हमें ना हो। और उस समय पे हमारी इंडिया की कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री थी, वो हमारी कंट्री को बचाने की कोशिश किया, यहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश किया। हमने मिलिट्री रूल देखा, जैसे कि पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ का, वो जब से इलेक्टेड हुए तब से हर बार भारत देश को ही क्षति पहुंचा रहे थे। भले इंडिया वॉर जीत जाए लेकिन क्षति हमें भी पहुंचती थी, नुकसान पहुंचता था। आप ये सोचो, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था $1 = 1 रुपीज़ था। अगर वही आज कंडीशन होती ना, तो जो आईफोन हम लाखों रुपए में खरीदते वो 600 रुपए का हमारा एक आईफोन आ जाता है। सोच सकते हो जितने भी वॉर हुए उससे नुकसान हुआ हमारे देश का, क्योंकि आर्थिक तौर पे हम कमज़ोर हुए। आप ये सोचो, आपसे कोई कहे जम्मू कश्मीर में आपको जाने को, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर इलाकों में रहने कहेगा, आप जाओगे? सच बोलना ईमानदारी से, नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आए दिन कलेश हुआ करता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ करता है, ठीक है। वैसे ही विदेशी इन्वेस्टर्स जब इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे आकर के वो कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे आकर के हम फैक्ट्रीज बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे युद्ध चल रहा है, वो चाहेंगे कि जहाँ जिस देश में युद्ध चल रहा है वहाँ जाके हम अपनी कंपनी बनाएं। और ये बहुत बड़ी साजिश थी। जिस समय पे 1962 के आसपास चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, वही एक समय था जिस समय पर अमेरिकन कंपनीज़ एक ऐसा एरिया ढूंढ रही थी जहाँ पे उनको फ़ायदा दिखे, क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीपर रेट पे लेबर मिल जाता है और कंपनी को फ़ायदा है। भाई अगर हमको 30,000 रुपये दे करके अमेरिका में एक बंदे को रखना पड़ेगा, उसी 30,000 में हम 2 बंदों को यहाँ पे रख सकते हैं, तो हमारा काम ज़्यादा हो सकता है ना इंडिया में। तो उस समय 1962 के पास सब इंडिया की तरफ ट्रेंड कर रहे थे। उसी समय पे क्या कहते हैं, चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। और ये इसीलिए क्योंकि वो चाहते थे कि ये इन्वॉल्व रहे वॉर्स में, जिसकी वजह से जो विदेशी इन्वेस्टर चाहते हैं इन्वेस्ट करना इंडिया के अंदर,
वो ना करके दूसरे देशों की तरफ ट्रेंड कर जाएं। और दूसरा देश कौन सा है? चाइना, एब्सोल्युटली चाइना। ठीक है, चाइना में हमारे देश से भी सस्ते लेबर मिलते हैं। वहाँ यहाँ पे पॉपुलेशन तो आप देख चुके हो, वहाँ पे पॉपुलेशन मक्खियों की तरह है, और ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ से है। तो आप समझ सकते हो, और सस्ता लेबर वहाँ दिया जाता है। वहाँ लेबर वर्क इतना सस्ता है, आप सोच भी नहीं सकते। आपसे अगर कोई कह दे कि हाँ इतने कम में लोग लेबर वर्क वहाँ करते हैं, तो आप कहोगे नहीं नहीं, विश्वास नहीं होता। नहीं, आप ये सोचो, बहुत 2-4 साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक आईफोन ख़रीदने के लिए एक महिला ने अपने बच्चे को बेच दिया। तो आप समझ सकते हो कितनी बुरी कंडीशन है वहाँ पे। इतना हाई वेजेस मिलता होगा तो बच्चा बेचकर आईफोन नहीं खरीदेगा। चलिए, तो वाइज डेमोक्रेसी को हम कंटिन्यू करेंगे विद डिबेटिंग और एग्जांपल। बट ये समझिए, डेमोक्रेसी इसलिए अच्छा कहा जाता है क्योंकि अभी तक जितने भी हमने रूलिंग देखा है, तरीका देखा है रूल करने का, उसमें अगर सबसे अच्छा जो तरीका है रूल करने का वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कल जो है परसों के दिन मिलते हैं, और जो भी डाउट रहा करें प्लीज़ मैसेज कर दिया करें, क्लास रहे चाहे ना रहे, हम डाउट जरूर क्लियर करेंगे। अनुभव और युवराज वीडियो लिंक मैंने भेज दिया है, आप देख लीजिएगा। और बाकी अनुष्का और गायत्री जो भी डाउट हो भेज दीजिएगा मैसेज में, हम आपको अलग क्लास करके बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।